जय हिंद फ्रेंड्स। वर्ल्ड हिस्ट्री टॉपिक चल रहा था और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग पहुंच चुके थे कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया था और ये दोनों कंट्रीज साथ साथ में एकीकृत हुई 1870-71 में जा करके दोनों का एकीकरण हुआ। अब बिस्मार्क की नीति के कारण और जर्मनी का और इटली का जिस तरीके से एकीकरण हुआ, उसने एक बात तो साफ कर दी कि जो वियना कांग्रेस हुई थी 1815 में, उसका लक्ष्य जो है वो खत्म हो गया, उसका उद्देश्य खत्म हो गया। और अब क्या है, सैन्यवाद और राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिल रहा, गुट बन रहे हैं और ऐसी ऐसी संधियां की जा रही हैं अपने अपने इंटरेस्ट के लिए, ताकि शांति काल में भी युद्ध जैसा माहौल लगे। और तो और ये यहाँ से एक ऐसी प्रथा चली कि डायरेक्ट हमला करने की बजाय इनडायरेक्ट रूप से गुटबाजी, कभी भी डायरेक्ट हमला मत कीजिए, हमला किसी और से करवाइए और उसके बाद पीछे से आप सपोर्ट में रहिए। और बिस्मार्क की इसी कूटनीति और बाकी जो यूरोपीय देश हैं, उनके अपने अपने हितों के कारण विश्व इतिहास में एक ऐसी घटना घटती है जो कि पूरे मानवता को हिला कर रख देती है, और वो है फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, प्रथम विश्व युद्ध। तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार। क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। पृष्ठभूमि में क्या चल रहा, कैसे माहौल बना। फिर देखते हैं कि कोई चीज तुरंत तो होती नहीं, उसके होने के पीछे तीन चीजें जरूर होती हैं। इनिशिएशन, मतलब रिफ्ट का स्टार्ट होना, फिर स्ट्रगल होगा और फिर ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक, तो तात्कालिक कारण हो गया, इसके बाद प्रभाव आ जाएगा, इसका क्या प्रभाव पड़ा। प्रभाव ब्रॉड वे में देखना है, सभी क्षेत्रों पर देखना है। ठीक, तो चलिए चलते हैं पृष्ठभूमि पर। पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि शुरू करने से पहले आप यूरोप का वर्ल्ड मैप खोल लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अभी यहाँ पर है नहीं इंटरनेट कनेक्शन, अदरवाइज मैं आपको दिखाता कि कैसे क्या है। जब आप यूरोप का मैप देखेंगे तो इधर कहीं है इंग्लैंड, ये अगर यूरोप है तो इधर कहीं है स्पेन, ये है इंग्लैंड, यहाँ पर है फ्रांस, फिर पुर्तगाल है नीचे, इधर है कहीं जर्मनी, जर्मनी के नीचे ही यहाँ पर है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बाद इधर है बाल्कन स्टेट्स, सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना, इधर है इटली, और यहीं से जुड़ा कुछ पार्ट यूरोप में, कुछ इधर एशिया में, यहाँ पर है टर्की, इधर है ब्लैक सी, ब्लैक सी और टर्की के बीच में इधर है एजियन सी, AGEAN, और एजियन सी है, और यहीं पर है सी ऑफ मरमरा बीच में, यह है सी ऑफ मरमरा।
मरमरा सागर। यहां पर आप देखेंगे इधर है यूक्रेन, और यूक्रेन का इधर है क्रीमिया प्रायद्वीप, ठीक, और इधर है रसिया, रूस, ठीक। एजियन सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में एक देखेंगे आप, बहुत नैरो चैनल, बहुत ही पतला चैनल, उसको बोलते हैं डार्डेनलीज, ठीक। बहुत ही सकरा चैनल है, वो एजियन सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ता है, और सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को जोड़ता है। इसके बीच में एक बॉडी है जिसको बोलते हैं बॉस्फोरस स्टेट, बॉस्फोरस जल संधि, ठीक। सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को जोड़ेगा। ये आप मैप में लोकेट कर लीजिए पहले, ठीक, देख लीजिए, ताकि आपको चीजें जो है वो समझने में आसानी हो। यहीं पर छोटे छोटे देश हैं, हंगरी है, सर्बिया है, और बोस्निया हर्जेगोविना है, मॉन्टेनिग्रो है, ये सब यहीं पर हैं, ठीक। और इस पूरे रीजन को बोलते हैं बाल्कन आइलैंड, ये जिन कंट्रीज का मैं नाम ले रहा हूं, ठीक। अब पृष्ठभूमि में ये है कि इसका मेन खिलाड़ी है टर्की। कौन है मेन खिलाड़ी? टर्की। टर्की में क्या हुआ कि ये तो आपको पता है कि 13वीं तीसरी शताब्दी में इसका विघटन हो गया रोमन साम्राज्य का। जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है उसकी राजधानी बनी टर्की, या टर्की का जो शहर है इस्तांबुल, जिसको कस्तुनतुनिया बोलते थे, और पश्चिमी रोम साम्राज्य की राजधानी बनी रोम, ठीक, इटली में जो शहर है। अब क्या हुआ, यहां पर क्या था कि ऑटोमन साम्राज्य था, ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन साम्राज्य, और इसके शासक थे उस्मान अली। हुआ क्या, 13वीं से 16वीं शताब्दी, या मानकर चलिए 13वीं 16वीं नहीं, 16वीं से 18वीं शताब्दी, ये पड़ गया कमजोर। और याद रखिए, जब शासक कमजोर होगा, जब राजा कमजोर होगा, जब घर का मालिक कमजोर होगा, तो बाहरी शक्तियां हमेशा फायदा उठाने के फिराक में रहेंगी। और तब तो और रहेंगी जब दो कंडीशन हो। पहला, इनका जो शासक वर्ग था वो था मुस्लिम, इस्लाम को मानने वाला, और जो प्रजा थी वो ईसाई थी, ईसाइयत को मानने वाली। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब साम्राज्य कमजोर, शासक कमजोर, और प्रजा है ईसाइयत के साथ, इनमें इनमें आपस में ही डिस्प्यूट है धर्म को लेकर के, तो क्या होगा, इस प्रजा को भड़काने वाले लोग मिलेंगे। यहीं पर एक घटना हो जाती है 1821 में, याद कीजिए 1815 में कौन हुआ, वियना कांग्रेस, ठीक। उसके बाद इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया। उसी इटली जर्मनी के एकीकरण के पहले 1821 में ग्रीस, ग्रीस समझ रहे हैं, यूनान, यूनान ने क्या कर लिया, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। स्वतंत्रता की घोषणा। अब जब स्वतंत्रता की घोषणा हो गई तो समस्या क्या आई, तो 16वीं से 18वीं शताब्दी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा,
कमजोर नहीं है। 16वीं से 18वीं शताब्दी तक सब ठीक ठाक। जब बात 19वीं शताब्दी में आई तो शासक कमजोर है। शासक कमजोर, धर्म के नाम पर धर्म के कारण टकराव शासक और प्रजा में। प्रजा ने स्वतंत्रता की मांग की। और जब आप देखेंगे यूरोप का मैप तो उसमें आप देखेंगे कि एक राष्ट्र एक भाषा या एक राष्ट्र एक धर्म का पालन किया जा रहा है। पूरा यूरोप क्रिश्चियन, इटालियन भाषा इटली में, फ्रेंच भाषा फ्रांस में, जर्मन भाषा जर्मनी में। तो पूरा यूरोप आप देखेंगे तो भाषा या धर्म के आधार पर ही उसका विभाजन हुआ है। अब ये सब कुछ चल रहा है और उसी 19वीं सदी में ये घटना हो गई। ग्रीस ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर लिया। ग्रीस यूनान जिसे आप कहते हैं, उसको मैप में देख लीजिए, ग्रीस और टर्की पास पास ही हैं। अब यहां पर ये प्रूफ हो गया कि ऑटोमन साम्राज्य के शासक के पास हिम्मत नहीं है, ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक साम्राज्य को चला सके। अब जब शासक कमजोर, प्रजा स्वतंत्रता की घोषणा कर रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि दुश्मन लोग जो घर के बाहर के लोग हैं वो क्या करेंगे, फायदा उठाने की फिराक में रहेंगे। अब जब फायदा उठाने की फिराक में रहेंगे तो इसी कमजोर शासक के कारण, इसी कमजोर शासन के कारण ऑटोमन साम्राज्य या टर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है टर्की को? यूरोप का मरीज। अब इनके अंदर ऐसी क्षमता नहीं है कि ये अपने शरीर को क्या कर सकें, हृष्ट पुष्ट करके सही तरीके से चला सकें, या बाकी शरीर के अंगों को, उनके अंग मतलब बाकी जो इनके राज्य जिन पर इन्होंने अधिकार किया था, ये जो बाल्कन प्रायद्वीप के कंट्रीज जो मैं नाम ले रहा हूँ, मोंटेनिग्रो, सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवाकिया, ये सब क्या हैं, इसी ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत थे। तो जब एक ने स्वतंत्रता की घोषणा की तो बाकी सब धीरे धीरे करेंगे। इसी कारण से टर्की को क्या बोला जा रहा है, यूरोप का मरीज। अब जब ये यूरोप का मरीज हो गया तो इसकी आप लोकेशन देखेंगे मैप में, बिल्कुल एकदम स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर है, एशिया और यूरोप के बीच में। मतलब ये कंट्री आधी एशिया में है और आधी यूरोप में है। एक वे का काम कर रहा है, एक रास्ते का काम कर रहा है आर पार जाने के लिए। और याद है आपको कि उपनिवेशवाद की होड़ चल रही है, औद्योगिक क्रांति अपने उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही है, और यही वो समय है जब पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति ने मिल करके जलवा दिखाया अपना। अब क्या जलवा दिखाया वो देखते हैं। अब इस यूरोप के मरीज के साथ अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट है। अब क्या इंटरेस्ट है जरा ये देख लेते हैं। इसी इंटरेस्ट की कहानी है फर्स्ट वर्ल्ड वार, और कुछ नहीं है। सबसे पहले देखते हैं रूस का। रूस चाहता है ये यूरोप का मरीज मर जाए। मर जाए का क्या मतलब है कि इसका विघटन हो जाए। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इस वजह से क्योंकि जब आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो रूस किसके कारण, ब्लैक सी के कारण, क्रीमिया प्रायद्वीप से होते हुए ब्लैक सी पर अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा। क्यों? क्योंकि रूस को जो कनेक्टिविटी है
वो उसका नॉर्दर्न पार्ट साइबेरिया तो 6 महीने तक तो बर्फ से ढका रह रहा है, 6 महीने 8 महीने। तो उसको ट्रेड के लिए और अपने लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको क्या चाहिए, बंदरगाह। अब वो बंदरगाह कहाँ से मिलेगा, ब्लैक सी के थ्रू। तो ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है और जो डार्डनलीज है उस पर अधिकार करना चाह रहा है कौन, रसिया। बॉस्फोरस और डार्डनलीज, इसके चक्कर में ये हैं। अब ये अधिकार कब कर पाएंगे, जब वो साम्राज्य क्या हो, कमजोर हो। तो उसका ये चाह रहे हैं कि विघटन हो जाए, मतलब जो उसके जो देश हैं जिस पर उन्होंने अधिकार कर रखा है उनको आज़ाद स्वतंत्रता की मांग को ये सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि क्या हो जाए, ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ जाए। ठीक। इंग्लैंड, मैंने आपको बता रखा है कि इंग्लैंड यूरोप के मामले पर, क्षेत्रीय मुद्दों पर कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेगा जब तक कि उसके आर्थिक हित प्रभावित ना हो। अब इंग्लैंड को ये चिंता हुई, इंग्लैंड तटस्थ है। यहां पर तटस्थ का मतलब ना तो मरीज मरे ना ठीक हो। मतलब ये क्या चाह रहे हैं, ना तो विघटन और ना ही ज्यादा सशक्त। वो चाहते हैं कि मरीज है, मरीज बना रहा है। अगर ठीक हो गया तो हमारे एशिया का जो रूट है, एशिया पर उपनिवेश पर हमने जो एशियाई उपनिवेश पर जो हमने कब्जा कर रखा है, तो उसको ये डिस्टर्ब करेंगे अगर मजबूत हो गए तो। और अगर कमजोर हैं, तो अगर ये मर गए तो रसिया इनके पास आ जाएगा, और रसिया आ जाएगा तो वो डिस्टर्ब करेगा। तो इंग्लैंड क्या चाह रहा है, ना तो मरीज मरे और ना ही मरीज ठीक हो। ठीक। जर्मनी, जर्मनी इस मामले में बहुत ही क्लियर स्टैंड रख रहा है, वो तटस्थ है। बिस्मार्क क्या कह रहे हैं, 1870 में आज़ाद हुए हैं, 1870 में एकीकरण किए हैं, और अभी वो क्या है, नवजात है। तो वो इन सब मामलों में अगर उलझ गया तो उसका अस्तित्व खत्म। ठीक। तो ये क्या कर रहे हैं, तटस्थ हैं। ये कह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं बिस्मार्क बाकायदे, क्या, कि जर्मनी एक संतुष्ट राष्ट्र है। बताइए, जर्मनी की इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब देखते हैं, रही बात जर्मनी की, फ्रांस। फ्रांस क्या चाह रहे हैं, फ्रांस ये चाह रहे हैं कि जब ऑटोमन साम्राज्य का विघटन होगा तो वो अगर वो कमजोर है, तो ये चाह रहे हैं कि इस साम्राज्य के जो बाकी जगह पर इन्होंने अधिकार कर रखा है, खास करके सीरिया और मिस्र, सीरिया और मिस्र, इनके क्षेत्रों पर इनकी नज़र है कि ये क्षेत्र हमें मिल जाए। सीरिया और मिस्र को जब आप देखेंगे तो ये वही कंट्रीज हैं जो कि यूरोप और एशिया के बीच में ट्रेड के लिए जो अपना रेशम सिल्क रूट है उसी पर ये पड़ रहे हैं। तो हमेशा बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन है इन दोनों की, भूमध्य सागर के पास। तो ये चाह रहे हैं कि इस पर हमारा कब्जा रहे, ताकि हम ट्रेड पर क्या कर सकें, नज़र रख सकें। और ये जो है इंग्लैंड को डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड के क्या है, कंपटीटर। एक कंट्री और थी जो कि नेता थी, वो थी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का जब आप मैप देखेंगे तो वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इधर है फ्रांस, ऊपर है जर्मनी, नीचे है इटली और बीच में है ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया क्या चाह रहा है,
कि मरीज मर जाए, बिल्कुल रूस की तरह, मतलब उसका विघटन हो जाए। और किस लिए? ताकि ब्लैक सी पर मामला हमारा बना रहे। ठीक। अब ध्यान से अगर आप देखिएगा तो आप पाएंगे कि इनके और इनके हित आपस में टकराएंगे बाद में, क्योंकि ये दोनों उपनिवेशवाद की होड़ में हैं। ये अभी तुरंत नवजात रूप से पैदा हुए हैं। ये 19वीं शताब्दी का पूरा घटनाक्रम है। किसी ईयर पर मत अटके रहिएगा। 1821 में यूनान आज़ाद हो चुका है, ग्रीस। ठीक। उसने ये साबित कर दिया है कि ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ गया है, टर्की कमजोर पड़ गया है। और उसने ये साबित कर दिया कि टर्की क्या है, यूरोप का मरीज बन चुका है। अब यूरोप के बाकी देश उस मरीज के का इस्तेमाल अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार करेंगे, और इसी इंटरेस्ट का नाम है कुल मिलाकर के पूर्वी समस्या। इस पूरे इंटरेस्ट का नाम है क्या? ईस्टर्न क्वेश्चन या ईस्टर्न ट्रेजिडी। ठीक। पूर्वी प्रश्न भी कहते हैं इसको, पूर्वी समस्या भी कहते हैं। ठीक। तो यही सब पूर्वी समस्या क्या है कि जो टर्की बीमार हुआ, टर्की जो ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हुआ, तो उस कमजोर साम्राज्य का इंटरेस्ट यूरोप के बाकी देशों के साथ किस आधार पर, किस इंटरेस्ट के आधार पर आगे वो लोग उसके साथ व्यवहार करेंगे, यही क्या बता रहा है? पूर्वी समस्या का प्रश्न बता रहा। ठीक। इनके इनके हित आपस में टकरा रहे हैं, क्योंकि दोनों ब्लैक सी के चक्कर में। तो रूस और ऑस्ट्रिया का हित आपस में टकराने लगा। कहानी समझ में आ गई? ठीक। इस पूरे का नाम है, यहां पर लिख लीजिएगा, इस पूरे घटनाक्रम का नाम है पूर्वी समस्या या पूर्वी प्रश्न। तो पूर्वी समस्या क्या है? यूरोप के मरीज के साथ बाकी यूरोपीय देशों के हित, यही क्या है? पूर्वी समस्या। कहानी समझ में आ गई? जर्मनी घोषणा कर रहा है कि हमें पूर्वी समस्या पर कोई दिलचस्पी नहीं है। जर्मनी एक संतुष्ट राष्ट्र है, ये बिस्मार्क कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिस्मार्क दूरदर्शी हैं। वो ये जान रहे हैं कि अभी अभी हम तुरंत पैदा हुए, ऐसा ना हो कि हम दूसरे के शादी में जाएं और हमारे घर पर ही कोई कब्जा कर ले। ठीक। ये दूरदर्शिता का क्या है? एग्जाम्पल। और अच्छे से सोचिए, जैसे भारत आज़ाद हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि उस नवजात राष्ट्र को अपने संरक्षण की आवश्यकता है। तो सारे विदेश निवेश पर उन्होंने क्या रखी है, लगा रखी है पाबंदी। विदेश निवेश आएगा तो टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, पैसे के रूप में नहीं। और देखिए, हाई मतलब कैपिटल जो इंडस्ट्रीज हैं वो देशों के सहयोग के साथ लग रही हैं। बोकारो हो गया और दुर्गापुर वाला प्लांट हो गया। ठीक। स्टील इंडस्ट्री, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब क्या हैं? कंट्रीज के सहयोग के साथ लग रहे हैं। तो इनमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। कहानी समझ में आ गई? तो अगर हम संरक्षण नहीं प्रदान करेंगे, नवजात शिशु को अगर पालना है आगे चल करके, तो आप उसको संरक्षण प्रदान करना ही पड़ेगा। तो वही काम इन्होंने जर्मनी ने किया। ठीक। अब अब ये है कि सबसे पहले इस यूरोप के मरीज को विघटन करने के लिए कौन इनिशिएट करेगा? ये तो पता चल गया कि यूरोप का मरीज है अभी, लेकिन उस मरीज को और कमजोर करने के लिए याद कीजिए, जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था तो वहां पर हुआ था सेडान का युद्ध। क्या हुआ था? सेडान का
सेडान का युद्ध किससे हुआ था? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। और बिस्मार्क की नीति क्या कहती है? कि दुश्मन को सबसे पहले उसके मित्रों से विहीन करो और उसको कमजोर करो। तो जब सेडान का युद्ध हो रहा है 1870 में, तो जर्मनी ने रूस को क्या कहा? याद दिलाया कि आप फ्रांस के सपोर्ट में मत आना। क्यों? क्योंकि याद है आपको फ्रांस ने क्या किया है? तो उन्होंने पूछा कि बताओ क्या किया है। कहा जब क्रीमिया का युद्ध हुआ था तो ये किसकी तरफ थे? फ्रांस। कह रहे हैं हाँ याद आ गया। और जब याद आ गया तो इन्होंने कहा, किसने? जर्मनी ने। जर्मनी ने रूस से कहा कि आप जो है ब्लैक सी की तरफ आगे बढ़ो, ब्लैक सी पर नियंत्रण रखो करो। तो जर्मनी फ्रांस से लड़ रहा था और फ्रांस और रूस को अलग कर दिया था बिस्मार्क ने। तो सेडान के युद्ध के समय ही उधर जर्मनी और फ्रांस लड़ रहे थे और इधर रूस ने ब्लैक सी पर प्रसार करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब कि वो ऑटोमन साम्राज्य या टर्की की तरफ या अपने पश्चिम की ओर प्रसार करना शुरू कर दिया। और इसी परिप्रेक्ष्य में क्रीमिया, यूक्रेन वाला जो रीजन है, ब्लैक सी पर कब्जा कर लिया। अब जब कब्जा किया, इसी 1870 के आसपास उधर सेडान का युद्ध चल रहा है और इधर पैरेलल में ये चल रहा है। और इसके करता धरता कौन है? मौका किसने दिया? जर्मनी ने, कि हम इधर लड़ रहे हैं और आप जो है उधर का काम कीजिए अपना, क्योंकि आपका क्रीमिया वाला जो है वो आपको धोखा आपके साथ हुआ है और आप आगे प्रसार कीजिए। अब जब ब्लैक सी पर उन्होंने अधिकार कर लिया, तब यूरोप के बाकी लोग जागे, बाकी देश, इंग्लैंड जगा, फ्रांस जगा। फ्रांस तो बर्बाद ही हो गया क्योंकि जर्मनी का एकीकरण हो गया, फ्रांस के जस्ट बगल में एक पावरफुल राष्ट्र बन गया। ठीक। उसके बाद ऑस्ट्रिया। अब क्या हुआ? जब ये युद्ध हुआ, जर्मनी ने वो रसिया ने अधिकार कर लिया ब्लैक सी पर, यूरोप के बाकी लोग जागे। ये जो अधिकार किया, यहीं पर होती है सेंट स्टीफनो की संधि। ये क्या था? ये हुई रूस वर्सेस तुर्की, टर्की। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र था ये टर्की के नियंत्रण में था। तो इसी के आसपास 1870 के आसपास टर्की पर रूस ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण कर दिया तो ये कब्जा कर लिए ब्लैक सी पर, और रूस और टर्की के बीच में सेंट स्टीफेनो की संधि हुई। और इस संधि में टर्की ने ये एक्सेप्ट किया कि आपका ब्लैक सी पर हम आधिपत्य स्वीकार करते हैं। और जैसे ही ये स्वीकार किया, यूरोप के बाकी देशों में खलबली मच गई। और जब खलबली मच गई तो एक हुआ 1878 में बर्लिन सम्मेलन। इस सम्मेलन में क्या है? यूरोप के बाकी देश मतलब ऑस्ट्रिया हुआ, फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुआ,
इटली हुआ, जर्मनी हुआ, ये सब इस सम्मेलन में आए। देख लीजिए 1870 के आसपास की ये घटना है, उन्होंने कब्जा कर लिया। 1878 में बर्लिन सम्मेलन में सारे देश मिले और इन्होंने क्या घोषणा की कि हम नहीं मानते। क्या कह रहे हैं? हम नहीं मानते। अच्छा, इस सम्मेलन में एक जो इम्पॉर्टेंट बात थी, 1870-71 में कौन बना था? जर्मनी। और यहाँ पर बिस्मार्क क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? पहले तो क्या कह रहे हैं कि हम, जर्मनी एक संतुष्ट राष्ट्र है, उसकी पूर्वी समस्या में कोई दिलचस्पी नहीं। और इस बर्लिन सम्मेलन में बिस्मार्क क्या कह रहे हैं कि मैं शुद्ध दलाल की भूमिका निभाऊंगा। जब लड़ाई चल रही थी तो ये नहीं आए, जब अधिकार हो गया और यूरोप के बाकी देश मिले इस सम्मेलन में, तो यहाँ पर अध्यक्षता कौन कर रहा है? जर्मनी का बिस्मार्क। और वो क्या कह रहा है कि मैं तटस्थ हूँ, मैं पूरी तरीके से शुद्ध दलाल की भूमिका निभाऊंगा। और दलाल जो होता है वो अपने फायदे के लिए ही हमेशा काम करेगा। ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ? अच्छा, इस सम्मेलन में एक बात और हुई, वो भी लिख लीजिए। इस सम्मेलन में क्या कहा गया कि रूस ने पेरिस की संधि का उल्लंघन किया है। पेरिस की संधि हुई है 1856 में। इसमें यही बताया गया है कि जो है कि जो 1854 वाला है क्रीमिया युद्ध, याद है? 1854 से 56 के बीच में, तो जब क्रीमिया युद्ध के बाद ये कहा गया कि रसिया ने गलत किया है, क्योंकि फिर उसके बाद गुटबाजी हो गई थी, रसिया को सब लोगों ने क्या कर दिया? किनारे ढकेल दिया था। तो पेरिस संधि वहीं पर हुई थी। तो उसमें क्या था कि रसिया को ब्लैक सी के पीछे रखना था। तो इसमें इस सम्मेलन में क्या कहा गया कि रूस ने पेरिस की संधि का उल्लंघन किया। अब ये जो बाकी राष्ट्र हैं और बिस्मार्क, ये देखिए क्या गेम खेलते हैं। ये गेम ये खेल रहे हैं। तो इस सम्मेलन में ये कहा गया, उसके बाद क्या किया गया? सर्बिया, रोमानिया और मॉन्टेनिग्रो को स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया। यूरोप के मैप में देख लीजिएगा, सर्बिया, रोमानिया और मॉन्टेनिग्रो को स्वतंत्र कर दिया गया। अभी इनके पीछे की भी कहानी बता रहे हैं थोड़ा, जो है आपको सब कुछ जो है लार्ज परिप्रेक्ष्य में आपको देखना पड़ेगा, ब्रॉड वे में। ठीक। दूसरी बात क्या कही गई? ऑस्ट्रिया का प्रशासनिक अधिकार, ऑस्ट्रिया को प्रशासनिक अधिकार दिया गया। किसका प्रशासनिक अधिकार ऑस्ट्रिया को दिया गया? बोस्निया हर्जेगोविना। देखिएगा उसी के बगल में ही है कंट्री, बोस्निया हर्जेगोविना, यूरोप के मैप में। इस पर किसका प्रशासनिक अधिकार दिया गया? ऑस्ट्रिया का। और तीसरी बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो थी, एक है साइप्रस द्वीप। साइप्रस द्वीप देखिएगा, जहां पर टर्की है, एशिया के मैप में आपको दिखेगा, उसी के लेफ्ट साइड में जहां पर एजियन सी है, लेफ्ट साइड में आपको साइप्रस द्वीप दिखेगा। उस पर किसका अधिकार था? टर्की का। तो साइप्रस द्वीप किसको दे दिया गया? ब्रिटेन को, इंग्लैंड को। अब मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है,
जहाँ पर सिल्क रूट में यूरोप और एशिया के बीच में ट्रेड हो रहा है, वहाँ से इनको नज़र रखने में आसानी होगी। पहला पॉइंट यही था कि इन्होंने इस संधि का उल्लंघन किया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि रूस को वापस से ब्लैक सी छोड़ना पड़ेगा। रूस बार बार कर रहा है, ध्यान रखिए। क्रीमिया युद्ध, उसके बाद 1878 में, फिर 1870 के आसपास, मतलब 14-15 साल में। और अभी लेटेस्ट में देखिए 2014 में क्रीमिया प्रायद्वीप ले लिया, उसके बाद यूक्रेन पर हमला। आज तक यूक्रेन और रसिया में लड़ाई चल रही है। तो बार बार सारी लड़ाई क्या है? इंटरेस्ट की, उस ब्लैक सी पर कंट्रोल की। कहानी समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखिए, इसका ये मतलब है कि रूस वापस से ब्लैक सी पर अपना अधिकार छोड़े। अब यहीं से जब ये काम जर्मनी की अध्यक्षता में हो रहा है, तो यहीं से रूस और जर्मनी में अविश्वास पैदा हो जाएगा। क्योंकि जर्मनी किस भूमिका में है? दलाल की भूमिका में। यहीं से पैदा हो रहा है अविश्वास। मतलब दो बिल्ली की लड़ाई में मजे कौन ले रहा है? बंदर। और मजे बंदर कौन है? जर्मनी। ठीक है। तो ये कहानी रही क्या? बर्लिन सम्मेलन 1878 की। अब जब आप बाल्कन कंट्रीज देखेंगे, ये जो हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, स्लोवाकिया, ये जब इनका आप देखेंगे कंट्रीज, तो इन सब में स्लाव नस्ल के लोग रहते हैं। स्लाव नस्ल के लोग। और इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? रसिया, रूस। कौन सपोर्ट कर रहा है? रूस। सर्बिया ने मना किया। जब बोस्निया हर्जेगोविना का प्रशासनिक अधिकार ऑस्ट्रिया को दिया जा रहा था, तो सर्बिया बार बार मना कर रहा है कि वहां पर स्लाव नस्ल के लोग रहते हैं, और या तो उसको स्वतंत्र करो या हमें दो। क्योंकि जितनी भी बाल्कन कंट्रीज हैं, बाल्कन प्रायद्वीप के देश हैं, आप देखेंगे उनमें सब में कौन है? स्लाव नस्ल के लोग, या सर्व जाति इसको बोलते हैं, सर्व जाति के लोग। लेकिन नहीं माना गया, उनकी भावनाओं का कोई मतलब नहीं रहा। ये ठीक वैसे ही है जैसे तमिलनाडु पर कंट्रोल करने के लिए कौन बैठे? कश्मीर का आदमी। तो उसको कुछ पता रहेगा तमिलनाडु के बारे में? नहीं। तो ठीक वैसे ही है ये। अब जब ऐसा हुआ, तो आ जाइए तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में क्या है? तात्कालिक कारण में यह है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार बोस्निया हर्जेगोविना गए। घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, या हनीमून मनाने के लिए। वहां पर एक जगह है सुराजेव, यहाँ पर। और यहीं पर सर्बिया समर्थित सर्वजातीय स्लैव नस्ल के लोग ने क्या कर दिया? उनकी हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। और जब हत्या कर दी, तो ऑस्ट्रिया की क्या डिमांड है? ऑस्ट्रिया की डिमांड ये है कि सर्बिया को दंड दिया जाए।
और जांच का अधिकार, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो किसको दिया जाए? ऑस्ट्रिया को। सर्बिया क्या कह रहा कि हम जांच कराएंगे। तो दरअसल ये इन्हीं दो घोड़ों की लड़ाई थी। किसकी किसकी? ऑस्ट्रिया और सर्बिया। अब इन घोड़ों पर घुड़सवार सवार होंगे और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार हो जाएगा। ये जो घटना घटी ये 1913 के आसपास घटी। तात्कालिक कारण ये। अब दो घोड़े कौन मिल गए? एक है ऑस्ट्रिया और दूसरा है सर्बिया। सर्बिया में बाल्कन कंट्रीज में स्लाव नस्ल हैं। स्लाव नस्ल ही रसिया स्लाव नस्ल का ही सपोर्टर है। ये सारे क्या हैं? सर्व जाति के लोग हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपको दुश्मन को कमजोर करना है तो वहां पर क्या कर दीजिए? जनता को सहानुभूति दे करके विद्रोह को भड़का दीजिए। रसिया ने वही किया और इनके पास भी दिमाग नहीं था। जब वहां पर दिक्कत हो रही है, बार बार कहा जा रहा है कि वहां पर मत जाओ, तो वहां पर हनीमून मनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन इनको खतरों के खिलाड़ी बनने का शौक था और खतरों के खिलाड़ी बनकर आए, लेकिन फिर वापस नहीं आए। अब यहीं से क्या हुआ? जैसे ये हुआ तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी और इटली एक गुट में आ गए। फिर रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ये एक साथ आ गए। और जब एक साथ आ गए, देख रहे हैं इंटरेस्ट इंटरेस्ट का गेम। फ्रांस और ब्रिटेन हमेशा लड़ते रहे, एक दूसरे के कंपटीटर, लेकिन इंटरेस्ट के लिए साथ में। ये देखिए, ये 1870 में आज़ाद हुए थे। 1870-71 में एकीकरण हुआ था इनका, इनका भी हुआ। और ये वही हैं जो पूरे वर्ल्ड में पुरातन व्यवस्था लाने की बात कर रहे हैं, पूरे यूरोप में राजतंत्र। अब ये तीनों एक, मतलब इस घोड़े के पीछे ये दोनों घुड़सवार इसके ऊपर हैं और इनके पीछे, सर्बिया के पीछे ये मेन ये हैं, इनके साथ ये भी लग गए, ये भी लग गए। इंटरेस्ट ने इनको साथ ले आया। अदरवाइज ये तीनों क्या थे? हमेशा लड़े हैं जिंदगी भर, लेकिन इंटरेस्ट में देखिए सब साथ में। अब यहीं से क्या हो गया? बस इसी घटना के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई, तो ये तो हुई कहानी। कैसे लिखना है जरा ये देख लेते हैं। तो तात्कालिक कारण तो समझ में आ गया। अब जरा कारण देख लेते हैं क्या क्या पृष्ठभूमि के बाद कौन कौन से कारण थे। तो पहला कारण क्या था? इंटरेस्ट याद रखिए। तो पहला कारण ये था साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, उपनिवेश के चक्कर में सब लोग अपना अपना कंट्रोल वहां पर रखना चाह रहे हैं। दूसरी बात, कूटनीतिक संधियां। कूटनीतिक संधियों ने एक चीज जरूर बता दी, क्या? कि शांति काल में अविश्वास का माहौल, एक दूसरे से संधि कर रहे हैं कि
कि मौके पर आप हमें काम दीजिएगा। लोगों को एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं, एक देश को दूसरे देश में। और इसकी शुरुआत किसने की? बिस्मार्क ने। ठीक। तीसरी बात, सैन्यवाद को बढ़ावा। सैन्यवाद को बढ़ावा इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि ये जो पृष्ठभूमि में ये जो तात्कालिक कारण में आपने देखा और जो बर्लिन सम्मेलन में एक दूसरे के साथ हुआ, उसमें ये बात पता चल गई कि इन्होंने समस्या का समाधान बातचीत से ना करके सीधे सेना का इस्तेमाल कर दिया। जबकि सेना और लड़ाई क्या होनी चाहिए? लास्ट ऑप्शन, बिल्कुल अंतिम विकल्प, जब किसी से भी काम ना चले। चौथी बात, विकृत राष्ट्रवाद। विकृत राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? देखिए, राष्ट्रवाद ये है कि हमारा देश सबसे ऊपर। विकृत राष्ट्रवाद क्या है? कि हमारा देश ऊपर है, हमारा देश का अस्तित्व है, हम अपने देश का बचाव करेंगे, लेकिन तुमको नहीं रहने देंगे। मतलब ये है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्यों मुर्दाबाद? अब दोनों लोग जिंदाबाद रहिए, क्या दिक्कत है? ठीक। तो विकृत राष्ट्रवाद क्या है? कि जो दूसरे राष्ट्र के अस्तित्व के लिए संकट पैदा करे, जो कहे कि हमारा राष्ट्र तभी रहेगा जब आप नहीं रहेंगे। और देखिए, वो पाकिस्तान बर्बाद हो गई इस चक्कर में। दोनों लोग साथ ही साथ जो है स्वतंत्र हुए, आज वो कहाँ हैं और इंडिया कहाँ है। तो ये विकृत राष्ट्रवाद। विकृत राष्ट्रवाद क्या है? ये जो इंटरेस्ट है, ऑस्ट्रिया चाह रहा है कि हम कब्जा ना छोड़ें, बोस्निया हर्जेगोविना पर हमारा नियंत्रण हो। ऑस्ट्रिया और रूस पहले भी जो है पोलैंड को बांट रखे हैं। ऑस्ट्रिया और हंगरी पहले भी एक रहे हैं। तो ये सब क्या है? विकृत राष्ट्रवाद के एग्जाम्पल है कि हमारा अस्तित्व दूसरे के अस्तित्व पर टिका ना रहे, हम ही रहें बस, खाली दूसरा ना रहे। ठीक। पांचवी बात, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ही नहीं जो क्या कर सके, वर्ल्ड के ऑर्डर को रेगुलेट कर सके। सब उपनिवेशवाद की होड़ में लगे हैं, अपने अपने उपनिवेश बना रहे हैं, अपने अपने औद्योगिक क्रांति चरम सीमा पर है। तो फिर क्या हो रहा है? तो कोई रोक लगाने वाला नहीं है, सब अपने को दादा समझ रहे हैं। ये थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण। और तात्कालिक कारण क्या था? वही कि सर्बिया के जो सर्व जाति के एक लोग ने क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी। अब आपको कुछ चीजें यहां पर ध्यान में रखनी है। हाँ, यहीं पर मैं आपको बता दे रहा हूं। ये जो बर्लिन सम्मेलन हुआ 1878 में, जरा इसका कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। ये 4 पॉइंट तो हैं ही। देखिए इंटरेस्ट कैसे काम कर रहा है। जो जर्मनी 1870 में, जो 19वीं शताब्दी में क्या चल रही है, पूर्वी समस्या, जो जर्मनी ये कह रहा है कि जर्मनी एक संतुष्ट राष्ट्र है, पूर्वी समस्या में जर्मनी को कोई दिलचस्पी नहीं है। उसी जर्मनी के जो पीएम हैं, जिनका नाम है विलियम कैसर, वो इस बर्लिन सम्मेलन में जानते हैं क्या इनका स्टेटमेंट है? ये कह रहे हैं
हमें भी सूर्य के नीचे जगह चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि हमें भी उपनिवेशवाद के होड़ में आगे आना है, हमें भी उपनिवेश बनाना है, हमें भी उपनिवेश और साम्राज्यवाद की कीमत पर अपने देश का विकास करना है। और पहले ही क्या कह रहे थे? संतुष्ट राष्ट्र है। अब ये दलाल की भूमिका में है, मैंने आपको पहले ही बताया। और देखिए और क्या स्टेटमेंट है। एक ब्रिटिश पीएम है डिजरेली, ये जब यहां पर आए तो इन्होंने जानते हैं क्या कहा? वापस अपने घर गए और क्या कह रहे हैं? हम बर्लिन से ससम्मान शांति लाए हैं। अब बताइए, शांति लाए थे या एक नया बीज बो करके आए हैं? नया बीज बो करके आए हैं। लोगों में अविश्वास पैदा हो गया। रूस हमेशा जो है, हमेशा के लिए रूस को क्या हो गया? अविश्वास, पश्चिमी यूरोप से, फ्रांस से, जर्मनी से, इंग्लैंड से। लेकिन जब हित टकराए तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये तीनों एक साथ हैं। ठीक है। और तो और, ये जब भी ये करेंगे कि हम शांति लाए हैं, उसके 10-20 साल में आप देख लीजिएगा कि हमेशा युद्ध होगा। एक बार ये और कहे थे, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार हो गया। तो जब भी ये शांति की बात करें, जब भी ये मानवता की बात करें, तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। ठीक है। तो ये क्या था? अपने अपने हितों की खाली पूर्ति करने वाला मामला था। अब देखते हैं प्रभाव। वृहद परिप्रेक्ष्य में देखना है तो एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव की बात करेंगे। सामाजिक प्रभाव क्या था? सामाजिक प्रभाव ये था कि जब युद्ध होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि मारकाट होगी, और जब मारकाट होगी तो लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होंगे। तो सामाजिक दुष्प्रभाव ये हुआ कि शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न हुई यहीं से। क्या हो गई? शरणार्थियों की समस्या। दूसरी बात, जन धन की हानि, और सबसे ज्यादा बूढ़े, महिलाएं और बच्चे प्रभावित होते हैं अगर कहीं भी हिंसा हो तो। तीसरी बात, तीसरी बात ये थी, इसको पॉजिटिव वे में भी लीजिए, नेगेटिव वे में भी लीजिए। पॉजिटिव वे में इस तरह कि जब युद्ध में पुरुषों की संख्या कम हो गई, कहने का ये मतलब है कि वार चल रहा है, पुरुष लोग युद्ध लड़ने में जा रहे हैं, तो समाज के बाकी काम कौन करेगा? तो महिलाएं पहली बार घर से बाहर निकली। तो महिलाओं ने पुरुषों की जगह ली। और आपको पता है कि कहा भी गया है कि अगर बाहर की हवा लग गई, तो जब इन्होंने देखा कि असली फ्रीडम तो घर के बाहर है, असली फ्रीडम घर के बाहर है, तो जब इन्होंने बाहर देखा, अब उसका स्थान लेने के लिए क्या है? जो पुरुष एक ऑफिस में काम कर रहा होता, तो वैसी स्किल इनको डेवलप करना पड़ेगा, वैसी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब महिलाएं पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर वो करेंगी, तो यहीं से इनका देखा गया कि महिलाएं तो पुरुषों से ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं, इनका मैनेजमेंट इतना ज़बरदस्त है। और स्वाभाविक सी बात है कि जो सृष्टि में जिसके जिसके पास दायित्व है सृजन का,
जो पैदा कर सकता है आपको, वो दुनिया में कोई भी काम कर सकता है। फिर से सुनिएगा, जो आपको पैदा कर सकता है ना, वो दुनिया में कोई भी काम कर सकता है। अब जब पुरुषों के बराबर इनको जो है स्वतंत्रता मिली, अच्छा जो है मैनेजमेंट के साथ इन्होंने काम किया, पुरुषों की जिम्मेदारी को संभाला, तो क्या हुआ कि जब इनको बाहर असली स्वतंत्रता, समानता, इस सब की बात पता चली, शिक्षा इन्होंने ली, तो फिर अपनी यहीं से फेमिनिज्म बढ़ा, नारीवाद यहीं से बढ़ा। यहीं से इन्होंने इसके बाद क्या किया, मताधिकार के लिए मांग की और उनको मताधिकार भी मिला। तो महिलाओं की भूमिका फर्स्ट वर्ल्ड वार में पूरी तरीके से निखर कर आई। और आज हर एक वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, यही कह रहा है कि महिलाओं की भागीदारी अर्थव्यवस्था में बढ़ाइए। अगर उनकी भागीदारी आप बढ़ाएंगे तो जीडीपी में ज़्यादा योगदान आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ सामाजिक। आर्थिक में क्या है, अब युद्ध हुआ, तो फैक्ट्री का उत्पादन, क्योंकि पुरुष तो चले गए युद्ध लड़ने में, उत्पादन कम होगा, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो उस महंगाई को पूरा करने के लिए मुद्रा का प्रसार होगा, नोट छापना शुरू करेंगे। और जब मुद्रा का प्रसार होगा तो मुद्रा की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, मुद्रा का जो मूल्य है वो कम हो जाएगा। महंगाई चरम पर, मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। अब क्या होगा, यूरोप पूरा तहस नहस, और यहीं पर अमेरिका को मौका मिलेगा। तो अमेरिका एक सेठ बन करके, एक सुपर पावर बन करके आएगा, और वो क्या करेगा, वो यूरोप के देशों को कर्ज देगा कि लो पैसा, पैसा चाहिए, लो लगाओ, फिर से इंडस्ट्री खड़ी करो, उपभोक्तावाद को बढ़ावा। और इन्हीं रिजल्ट के कारण जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो एक अलग व्यू में युद्ध को देखती हैं कि अगर आपको अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना हो तो कहीं ना कहीं युद्ध चलना चाहिए। ये क्या है, विकृत दर्शन है कि मानवता का ह्रास करके आप क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी बूस्ट कर रहे हैं। तो आर्थिक प्रभाव ये पड़ा। यहीं से अमेरिका क्या बना, सुपर पावर बन रहा है वर्ल्ड लेवल पर। अब इंग्लैंड क्या हो रहा है, अपनी उसकी छवि कमज़ोर हो रही है, क्योंकि जब फालतू में उलझे रहेंगे तो जन धन सभी की हानि होगी, औपनिवेशिक पकड़ कमज़ोर होगी। ठीक। राजनीतिक, राजनीतिक कारक में सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर विभिन्न देशों में राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन में जो मेन है वो ध्यान में रखिए, क्या कि लोकतांत्रिक सरकारें आई और राजवंश का पतन हुआ। राजवंश का पतन हुआ।
इसी परिप्रेक्ष्य में जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की स्थापना। और क्या हुआ? ऑस्ट्रिया हंगरी, पहले ये दोनों एक थे, अब अलग राष्ट्र बन गए। और क्या हुआ? बोस्निया हर्जेगोविना को आज़ाद कर दिया गया, जिस पर पहले किसका राष्ट्र नियंत्रण था? ऑस्ट्रिया का, स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। पोलैंड, पोलैंड पहले किनके बीच में विभाजित था? रसिया और ऑस्ट्रिया के बीच में, उसको क्या कर दिया गया? स्वतंत्र कर दिया गया। और क्या हुआ? वैश्विक पटल पर यूरोप कमजोर होने लगा और यहीं से अमेरिका अपने प्रभुत्व में वृद्धि कर रहा है। और यहां से ये सीख मिली, क्या सीख मिली? कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के लिए एक स्थापना हुई संस्था की, जिसको बोलते हैं राष्ट्र संघ। तो राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही, ये इसका परिणाम है। और देखिए, अब अगर अमेरिका सेठ और चौधरी बन करके पैसा बांटेगा यूरोप के कंट्रीज को, तो जब अमेरिका पर आर्थिक मंदी आएगी 1929 की, तो अमेरिका के साथ साथ अमेरिका से जितने भी जुड़े देश हैं सब में आर्थिक मंदी आएगी। और 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी 1914 से 18 ये युद्ध चला था, प्रथम विश्व युद्ध। और इसमें विजय कौन हुए? ये जो तीन राष्ट्र थे, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड। अब ध्यान से सुनिए, युद्ध अंत हुआ, वो दोनों अभी अभी बने थे, कौन? जर्मनी और इटली। सोचिए आप, ये दोनों अभी अभी बने थे, जर्मनी और इटली। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके बाद वैश्विक आर्थिक मंदी आ गई, युद्ध पहले ही हो रखा है। तो फिर क्या होगा? खास करके जो युद्ध हारे हैं, हारी हुई कंट्रीज, उनमें क्या होगा? जनता विद्रोह करेगी। और जनता विद्रोह करेगी तो यहीं से इटली में फासीवाद और जर्मनी में नाजीवाद को बढ़ावा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जनता त्रस्त है। लोग, जो वहाँ के शासक हैं, जो वहाँ की सरकारें हैं, वो क्या कर रही हैं? महंगाई को काबू नहीं कर पा रही हैं। उसी में आर्थिक मंदी आ गई है, युद्ध पहले ही हो रखा है और उस युद्ध में हार गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये भी नहीं कि जीते होते तो उपनिवेश बना लिए होते तो धूमधाम से चलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फासीवाद, नाजीवाद क्यों इन्हीं कंट्रीज में हुई? क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार गए, और हारने के बाद ये वैश्विक आर्थिक मंदी भी आ गई। तो यहीं पर इनको मौका मिलेगा, ये जनता को भड़काएंगे और कहेंगे हम अच्छे दिन लाएंगे, तो जनता इनके सपोर्ट में आ जाएगी और फिर अगला युद्ध की रूपरेखा लिखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार की। ठीक, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का ब्रॉड वे में प्रभाव ये था, बृहत परिप्रेक्ष्य में। तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। दो तीन स्टेटमेंट विलियम कैसर का और डिजरेली का, ब्रिटिश पीएम का, इनका स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा। जो हितों का चार्ट है वो ध्यान में रखिएगा। अगर हो सके तो यूरोप का मैप बना दीजिएगा, जैसे आपको बताएं कि कैसे कैसे इंटरेस्ट लोगों का काम कर रहा है। इटली क्यों टर्की को जो है विघटन होने देखना चाह रहा? क्योंकि इटली भूमध्य सागर के पास है, टर्की भी भूमध्य सागर के पास है। तो अगर पड़ोसी कमज़ोर रहेगा तो उसको आसानी से दबाया जा सकता है। ठीक है, तो इटली भी क्या चाह रहा है? कि हमें भी आगे फ़ायदा मिले।
ये बर्लिन सम्मेलन में गए हैं इटली, लेकिन इनको कुछ मिला नहीं, क्योंकि बिस्मार्क गेम खेल गए और वो गेम नहीं खेले। ये जो जर्मनी है ना, अब यहीं पर रूस बदला लेगा, क्योंकि जर्मनी क्या है, हारे हुए राष्ट्रों में शामिल है और रूस के साथ पहले ही अविश्वास कर चुका है दलाल की भूमिका निभा करके। अब यहीं पर देखना, जर्मनी पर ऐसी ऐसी कंडीशंस थोपी जाएंगी कि स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ की जनता बाद में हिटलर को सपोर्ट करने ही लगेगी, उसके पास और कोई चॉइस नहीं रहेगी। तो ये सब सारा कुछ क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके नए सिरे से आगे कुछ किसी टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद।